और गलत भी मान सकते हैं, और कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी करी है। सामाजिक वर्ग यानी कि जो समाज के जो वर्ग है उनको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, प्रोड्यूसर, वॉरियर और फिलोसफर। ठीक है, और इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं और उनके अंदर कौन सा सद्गुण है। ठीक है, गुण मतलब कि उसके अंदर क्या भाव रहते हैं, और सद्गुण मतलब कि उसको क्या रखना चाहिए। जैसे प्रोड्यूसर वर्ग के बारे में बोला, जैसे किसान हुए, व्यापारी हुए, जो उत्पादन करते हैं, जनरली हम किसान को ले लेते, किसान उत्पादन करता है। तो प्रोड्यूसर जो है उसके अंदर भावना रहती है, तृष्णा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, मेरी फसलें ज्यादा से ज्यादा मिले। उदाहरण ले लेते हम लोग हरियाणा पंजाब के किसानों का। हरियाणा पंजाब के किसानों ने क्या किया, जब फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आया था, और पहली कृषि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, मतलब पहला हरित क्रांति आई थी। उस दौरान बड़े बड़े फर्टिलाइजर्स बनाए गए, ऐसे ऐसे उर्वरक बनाए गए जो कि फसलों की उत्पादनता को बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया। फिर वो लालची हो गए, उन्होंने क्या किया, बार बार ऐसे और महंगे महंगे और बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के और ज्यादा से ज्यादा, भाई ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने से ज्यादा फसल होगी, इसलिए उन्होंने भर भर के डाला अपनी खेतों में। और आज क्या हो गया, वो उत्पादन ज्यादा होने की तुलना में घट गया। और आज जो उनके द्वारा जो उत्पादित किए जाने वाले जो अनाज वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, उसमें भी वो पॉल्यूटेंट आने लग गए, मतलब वो जो प्रदूषणकारी तत्व है वो आने लग गए। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। वो संयम ही नहीं रख पाए अपने आप को। उन्होंने सोचा कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा अगर ज्यादा फर्टिलाइजर्स का, ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गए, और ये कहते हैं कि व्यक्ति को, जो प्रोड्यूसर है, उसको संयम से काम लेना चाहिए। दूसरा उदाहरण समझाता हूं। हमारे लोकल में कहावत है उधर चंबल क्षेत्र की तरफ कि शियार, जानते हो शियार, हमारे यहां उसको बोलते हैं स्वाड़िया। स्वाड़िया शियार का लोकल नाम है भाई, है ना। तो वो बोलते हैं स्वाड़िया की दाब से गुल्ला नहीं पके, मतलब भुट्टे रहते हैं ना, भुट्टे। तो शियार क्या करता है, खेतों में भुट्टे को जाकर के खा लेता है। मतलब कि जिस खेत में भुट्टे होते हैं तो वो बड़ा उसको आतंक मचा देते हैं, वो शियार लोग झुंड के झुंड जाते हैं और उन भुट्टों को तहस नहस कर डालते हैं। तो किसानों को बड़ा डर लगता है कि शियारों के आने से पहले भुट्टों को तोड़ लिया जाए। मान लो, लेकिन अगर भुट्टे कच्चे हैं तो क्या वो शियार के डर से जल्दी पक सकते हैं? नहीं पकेंगे ना। तो वो कहते हैं कि शियार के डर से भुट्टे नहीं पकेंगे, कि भाई शियार खा लेगा इसलिए भुट्टे जल्दी पक जाए। भुट्टे तो भुट्टे हैं, वो धीरे धीरे ही पकेंगे, मतलब उसके में जो बीज बनेगा फिर वो और ज्यादा उत्पाद धीरे धीरे पकेगा, तो टाइम लगेगा। मतलब कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता। फिर दूसरा उदाहरण देखो, इसी को कबीर जी के उदाहरण से समझ लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब सब काम धीरे धीरे होगा। माली अगर 100 घड़ा लाकर भी पेड़ में डाल देना तो भी नहीं होगा। जब ऋतु आएगी ना उसकी, तभी जाकर उसमें जो फ्रूट है वो बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहूं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, पहले प्रीलिम्स आए, प्रीलिम्स निकल जाए, फिर मेंस होए, फिर इंटरव्यू होए, फिर आपको पद प्राप्ति होए, टाइम लगेगा ना भाई। आप कहो कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, एक दिन में कलेक्टर नहीं बनते भाई। ठीक है भाई, ठीक। तो ये कहते हैं संयम होना चाहिए। नेक्स्ट, सैनिक, मनोवेग या भावना। सैनिक में क्या होता है, मनोवेग रहता है, जैसे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। अब कोई सैनिक अगर इतना ज्यादा प्रभावशाली हो गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और बॉर्डर से डायरेक्ट उसको तो हाथ में राइफल लिया, उठा करके कूद गया पाकिस्तान में ना, और 2-4 को उड़ा दिया, तो उसने तो क्या किया, उसको उड़ा दिया, और हो सकता है उसको भी गोली लग जाए और वो भी खत्म हो जाए। और चलो वो तो ठीक है, उसकी इस हरकत की वजह से कोई एक वार स्टार्ट हो जाए, तो उसने कहा कि अच्छी बात है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है ना, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रखना है अपन को, पर संयम से काम लेना है अपन को, है ना, कि व्यक्ति के अंदर होना है, भाव है, आप साहसी रहिए पर दुस्साहसी मत हो जाइए। मतलब कहाँ आपको साहस दिखाना है, कहाँ नहीं। कोई ऐसा भी ना हो कि वॉर होने की स्थिति और वो डर करके भाग रहा है। आपने बॉर्डर मूवी देखी है? उसका सीन आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपने अच्छे से देखा होगा। तो उसमें जब लड़ाई का टाइम आ रहा होता है लोंगेवाला में, तो उस समय पे एक सैनिक रहता है, उसमें हीरो का नाम तो मैं भूल गया, पर वो कहता है कि मुझे छुट्टी मिल गई। उसकी पत्नी बीमार रहती है, तो पत्नी के लिए वो छुट्टी लेकर के जाता है, और 2-4 8-10 लोगों से कहता रहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई। और सब लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं और वो सैनिक कहता है मुझे छुट्टी मिल गई। तो फिर बाद में
वो 2-4 लोगों से कहता रहता है, उनका ना वो हाँ बढ़िया जाना बढ़िया जाना। तो सनी देओल को गुस्सा आ जाता है, वो ला करके उसको खड़ा कर देता है और 2-4 कह देता है कि तुझे छुट्टी मिल गई ना, निकल जा अपने यहाँ से, पर दूसरे लोगों का मनोबल डाउन मत करे, क्योंकि तेरे जाने से फिर और के भी मन में आएगा कि यार भाग लेना चाहिए जंग से, तो तू निकल जा, है ना, और जल्दी से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो फिर वो भगा देते हैं उसको। तो डर के नहीं भागना चाहिए, अगर जंग सामने है तो जंग से डर के नहीं भागना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, साहस का परिचय देना चाहिए। तो सैनिक के अंदर कई बार डर लगने लग जाता है कि यार कैसे जीत पाएंगे, तो उसके अंदर साहस की भावना होनी चाहिए। ठीक है, सैनिक वर्ग के अंदर हमेशा साहस रहना चाहिए, साहस के दम पर बहुत बड़ी जंगें जीती जा सकती है। प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं, नेपोलियन बोनापार्ट की घटना का उदाहरण, मतलब मैंने नहीं देखा, प्रैक्टिकल यानी उनके साथ जो हुआ, शायद आपको मैंने कहानी सुना दी होगी आल्पस पर्वत की, जिनको नहीं सुनाई वो समझिएगा ना, कि एक बार क्या हुआ कि वो जंग लड़ने के लिए आल्पस पर्वत को पार करके जाना चाह रहे थे। अब आल्पस पर्वत के बारे में उनके सैनिकों ने सुन रखा था कि इतना बड़ा पर्वत है यूरोप का, पार करना बड़ा मुश्किल है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को पता था कि पर्वत तो बड़ा है और पार करना थोड़ा मुश्किल है ना, नामुमकिन नहीं है। तो सैनिक पहले से ही मनोबल डाउन हो रहा था। आगे से एक औरत मिल गई बुढ़िया, जो उधर ही से आ रही थी आल्पस वाले रास्ते से। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, कि हम लड़ने जा रहे हैं। कि कहाँ, उधर वाटरलू का मैदान है, उधर लड़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना, इधर आल्पस पर्वत पार करके जाना है। तो क्या आल्पस पर्वत पार करोगे तुम लोग? हाँ भाई, क्या हो गया? आल्पस तो आज दिन तक किसी ने पार ही नहीं किया, आप कैसे कर सकते हो? तो उनका जो डर है ना वो स्थायी हो गया। अब सैनिक डर गए कि अब हमसे नहीं होगा, और उन्होंने वहीं हथियार डाल दिए नेपोलियन बोनापार्ट के सामने कि हम लोग नहीं जाएंगे, आल्पस पार हमसे नहीं होगा। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां साहस दिखाया। कहते हैं ये क्या कहते हैं, सैनिक वर्ग के अंदर साहस होना चाहिए। ये कहते हैं साहस दिखाया। उन्होंने कहा कि क्या आपने आल्पस देखा है किसी ने? कि नहीं। ठीक है, ऐसा करना, आप लोग डिसाइड कर लेना आपको पार करना है या नहीं करना, बस आप आल्पस तक चलो तो सही। ठीक है कि भाई आप कह रहे हो तो आप, हमारी इच्छा रहेगी एकदम पार कर लेंगे, और नहीं रहेगी तो नहीं करेंगे। तो फिर सामने एक पहाड़ आता है, फिर कहते हैं कि यही आल्पस है। नहीं नहीं, ये आल्पस नहीं है, छोटा पहाड़ है, ये तो ऐसे ही पार कर देंगे अपन। नेपोलियन बोनापार्ट झूठ बोलता है यहाँ पर। वो कहता है कि छोटा सा पहाड़ है, हम पार कर देंगे वैसे ही, इसके आगे बड़ा सा पहाड़ आल्पस है, ये तो छोटा है। सभी लोग कहते हैं ये तो छोटा है, पार कर देंगे। सभी लोगों ने उसको पार कर दिया, और आगे जाकर के देखा कि एक बहुत बड़ा मैदान है। बोला आल्पस कहाँ है? कि गधों, आल्पस तो निकल गया पीछे। कि ऐसा है, हमने पार कर दिया। हाँ, मुझे पता था आप कर सकते थे, पर आपके अंदर डर बैठा था, आप नहीं कर सकते, इसलिए कह रहा हूं आप भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट मेरे योद्धाओं, यू कैन डू इट, है ना। बोलो आई विल। ये मरे हो, आई विल। हाँ, मैं करूंगा, मैं करूंगी, वेरी गुड, फोड़ के रख देंगे भाई। आगे अगला है दार्शनिक। दार्शनिक यानी कि जो दार्शनिक व्यक्ति है उसके अंदर एक सामान्य भाव होता है, ज्ञान। तो वो कहते हैं दार्शनिक के अंदर विवेक होना चाहिए। दार्शनिक कौन बनेगा? जिसके अंदर जाहिर सी बात उसको पता होगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो ये गुण दार्शनिक के अंदर होना चाहिए। विजडम वाला, करेज वाला एक सैनिक के अंदर, और संयम वाला एक प्रोड्यूसर के अंदर। और ये तीनों अगर ये रहेंगे, ये ही मिलकर के क्या करेंगे? जस्टिस बनाएंगे। तीनों ही मिलकर के क्या बनाएंगे? जस्टिस। अगर ये तीनों मिलेंगे, इनके उचित बैलेंस रहेगा, तभी न्याय आ सकता है, वरना न्याय नहीं आएगा। अब न्याय में भी दो प्रकार के न्याय की बात करते थे। एक होता था व्यक्तिगत न्याय, एक होता था सामाजिक न्याय। ठीक है भाई। अब सामाजिक न्याय में ये कहते थे कि सारे मिलकर अगर उत्पादक जो है अपना उत्पादन कार्य अच्छे से करें, ठीक है, उत्पादक अपना उत्पादन कार्य अच्छे से करें, और जो सैनिक है वो अपनी सैन्य कार्य को अच्छे से करें, मतलब कि साहस वाले कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें। और ऊपर जो उनके ऊपर राजा है वो दार्शनिक होना चाहिए। राजा का ही हमेशा कहते हैं तानाशाही राजा हो, पर वो दार्शनिक तानाशाह हो। ये बात करते थे, इनकी आलोचना भी होती है इस मामले में, और सच भी है। ये कहते हैं कि अगर तानाशाही दार्शनिक शासक रहेगा ना, तो वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेगा। उसको तानाशाह होनी चाहिए, मतलब उसको पावर दो फुल, क्योंकि उसके अंदर विवेक है, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। दार्शनिक है वो, है ना। उसको भले तानाशाही बना दो, मतलब कि उसके अंदर पूरी पावर्स दे दो आप, पर वो दार्शनिक होना चाहिए। अगर वो दार्शनिक है तो सारे डिसीजन ले पाएगा। तो दार्शनिक शासक रहेगा तो वो क्या करेगा? विवेक से उनके अंदर सैनिक को क्या चाहिए उसके लिए प्रयास करेगा, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए उसके लिए प्रयास करेगा। तो उन दोनों पर वो उसका प्रभाव रहेगा, और वो दोनों के लिए न्याय की बात करेगा। तीनों मिलकर अपना काम बढ़िया करेंगे तो सामाजिक न्याय आ जाएगा, समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। यही सोशल जस्टिस की इन्होंने अवधारणा दी है।
तो कहते हैं भैया, कई लोग इनकी आलोचना भी करते हैं कि ठीक है आप कह रहे हो एकता बनाए रखना चाहिए, ठीक है हम लोग मान लेते हैं, पर क्या साथ में ये कह देते हैं कि सैनिक को सैनिक का ही काम करना चाहिए, फिर थोड़ा और ज्यादा रेडिकल हो गए। तो इनकी आलोचना क्यों होती है? ये कहते हैं सैनिक को सैनिक का काम ही करना चाहिए, सैनिक राजा का काम नहीं कर सकता, मतलब राजा नहीं बन सकता। कुल मिलाकर के वो मूवी देखिए ना, कौन सी है, आनंद सुपर 30, देखिए वो कहते हैं कि राजा का बेटा ही और राजा नहीं बनेगा। इसमें ये अपोजिट कह देते हैं, वो कहते हैं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर ये कहते हैं कि राजा का काम राजा को ही करना चाहिए, सैनिक का काम सैनिक को ही, प्रोड्यूसर का काम प्रोड्यूसर को ही, ताकि अच्छा काम हो सके। सुन लो ना, अभी आगे बता रहा हूं ना। क्या व्यापारी वर्ग में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर विवेक हो, विजडम हो सकता है ना? क्या साहसी या जो सैन्य वर्ग है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, हिम्मत वाला जिसके अंदर साहस भी हो और विवेक भी हो सकता है ना? तो इन्होंने रोक लगा दी। इन्होंने कहता है कि सैनिक वर्ग, देखो इनकी रोक का कारण मैं बताऊं आपको, कहाँ गया, एजुकेशन के आएगा शायद, एजुकेशन वाले में आएगा, हाँ ये, इसलिए इन्होंने रोक लगाई। देखो इनका एजुकेशन वाला सिस्टम बड़ा खतरनाक था। ये बहुत साल, 50 साल तक तो परीक्षा की बात करते थे। ये देखो हम लोग तो केवल डरते हैं 12th करने के बाद में एक ग्रेजुएशन हो जाए, एक पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, कुछ थोड़े अगर और सोचेंगे तो पीजी पीएचडी वगैरह सोच लेते हैं। पर ये कहते थे कितनी परीक्षा होनी चाहिए, मतलब ये कहते थे प्राइमरी एजुकेशन 20 साल तक हो, उसमें व्यक्ति को कैसी शिक्षा मिले, महिला पुरुष, ये एक अच्छी बात करते थे कि महिला और पुरुष दोनों की समानता की बात करते थे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। संगीत की शिक्षा मिले, गणित की मिले, हिस्ट्री की मिले, साइंस की मिले, एथिकल मिले, फिजिकल मिले और सैन्य मिले। सैन्य को क्या बोलेंगे, मार्शल मिले। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा मतलब कि अब ये 20 साल तक तो आदमी की यही है, कौन सी, प्राइमरी एजुकेशन, जो हम लोग 10वीं से पहले कर लिए होते हैं वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन। अब कहते हैं हायर, या 12वीं तक हम लोग जो करते हैं, अब हायर एजुकेशन के कहते हैं। उसके बाद उच्च शिक्षा, ये युवा से प्रौढ़ अवस्था तक चलती है। इसका उद्देश्य विज्ञान दर्शन के शिक्षा के द्वारा बुद्धि का विकास करना है। इसका व्यवहारिक उद्देश्य आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक राजा तैयार करना है। मतलब राजा बनने की प्रोसेस बता रहे हैं। पहले तो 20 साल तक शिक्षा दो इन सभी सब्जेक्टों की, फिर उसके बाद में 20 साल की आयु में पहली परीक्षा करवाओ, जो पास उसको आगे अगले गुण में डाल दो ना, कि जो अगले परीक्षा के लिए भेज दो, और जो फेल उसको क्या बना दो, व्यापारी बना दो, मिस्त्री बना दो, किसान बना दो। जो फेल हो गया 20 की उम्र में, तो फिर लोग यहीं पे आलोचना करते हैं कि भाई जो फेल हो गया तो उसको मिस्त्री किसान ये बना दो, मतलब वो दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता, डायरेक्ट बना दो उसको, ठीक है। इसमें से जो उत्तीर्ण होगा उन्हें 21 से 30 साल तक फिर फिजिकल, फिर मेंटल और फिर जो कैरेक्टर है उसका ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। 30 वर्ष की आयु में दूसरी परीक्षा फिर लो, 20 के बाद 30 साल बाद होगी, 10 साल बाद पेपर होगा, ठीक है। इसमें जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए उन्हें सैनिक बना दो, मतलब इस ट्रेनिंग को देने के बाद में, है ना, फिजिकल बढ़िया कर दो, मेंटल बढ़िया कर दो और कैरेक्टर बढ़िया कर दो। इसके बाद में फिर टेस्ट लो, एक भी फेल हुआ फिर उसको सैनिक बना दो, 20 में फेल हुआ किसान बना दो या प्रोड्यूसर बना दो, 30 में फेल हुआ सैनिक बना दो। अब इसमें जो पास हो गया 31 से 35 तक, फिर दर्शन शास्त्र की शिक्षा दो, क्योंकि राजा को दार्शनिक बनाना है ना, फिलोसफर बनाना है। फिर 5 साल के लिए फिर से ट्रेनिंग दो, है ना, फिर उसको 5 साल तक मतलब इथिक्स पढ़ाओ, ऐसा समझो, ठीक है। फिर 36 से 50 की आयु तक इन लोगों के सांसारिक जीवन से लौट कर फिर उनकी शादी वादी करवा दो। सांसारिक जीवन से लौट कर यथार्थ जीवन की समस्याओं से जूझना होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं अब अंतिम परीक्षा होगी 50 में, 50 में एक परीक्षा होगी, जो पास हुआ वो राजा। कुल मिलाकर के ये कहते थे कि कटप्पा, है ना, दोनों राजकुमारों की ट्रेनिंग करवाई जाए, है ना। दोनों राजकुमार से जो कालकेय को मारेगा वही राजा बन जाएगा। तो जब तक बाहुबली कालकेय को नहीं मारेगा तब तक पास नहीं होगा। और फिर इन्होंने बाहुबली को, मतलब कालकेय को मारा, तो लास्ट में किसने था,
भल्लाल देव ने, मतलब उसका सिर फोड़ा भल्लाल देव ने। पर राजा किसको बनाया? बाहुबली को। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जनता को भी बचाया था। उन्होंने कहा कि इसमें सैनिक का गुण है, साहस तो है इसमें, पर इसमें विवेक नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। तो वो कहते हैं कि नहीं, राजा वो होना चाहिए जिसके अंदर विवेक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला था। अब यहां पर ये कहते हैं कि यही होना चाहिए कि सारे गुण धारण करने के बाद में राजा बनना चाहिए दार्शनिक। अगर वो दार्शनिक है तो सब कुछ वो कर पाएगा। तो इनकी बड़ी आलोचना होती है, भाई साहब 50 साल तक तो पेपर ही लेते रहोगे तो क्या होगा फिर आदमी का? 50 की उम्र में तो पेपर लोगे आप, फिर अगर जो जिंदा रहा तो, या फिर जो मतलब पास रहा तो वो राजा बन जाएगा। ये आपका सिद्धांत बड़ा बोरिंग वाला है। हम लोगों से तो ग्रेजुएशन के बाद में पीएससी की तैयारी 3 साल नहीं होती, और तुम लोग कलेक्टर बनाओगे 50 साल में। मोदी जी उदाहरण है किसका? किसका? राजा का। उनकी ऐसी परीक्षा हुई थी चलिए ना, तो इनकी आलोचना भी होती है। और दूसरा इनको क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जाता है, बोलो भाई आपने जो प्रोड्यूसर वर्ग है, जो उत्पादक वर्ग है, उसको आपने शिक्षा से वंचित कर दिया। मतलब कि आपने बोला कि फेल होता है आप उसको प्रोड्यूसर बना दो, तो बोला कि क्या वो आगे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। दूसरा इन्होंने रोक लगा दी कि अब जो किसान है वो उधर साहस वाले वर्ग में नहीं कूदेगा, मतलब कि वो सैनिक नहीं बन सकता, और जो सैनिक वर्ग है वो राजा नहीं बन सकता। तो इन्होंने कहा कि कोई हिम्मत वाला है, सक्षम व्यक्ति तो वो राजा बने। लोगों ने आलोचना करी इनकी, तो इनका सही भी है और गलत भी है, पर इन्होंने एक आधार दिया कि भाई ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक बड़ा विजन दिया 50 साल की ट्रेनिंग तक का कि ऐसा होना चाहिए। याद रखना, इन्होंने एक स्कूल पहली बार एक संस्थान खोला था जिसका नाम था अकेडमी। ठीक है भाई, अकेडमी। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद, ये अच्छी बात करते थे संपत्तियों में। क्या बोला था? हाँ, ये कहते थे कि भाई जो संपत्ति है ना वो संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कहते थे सैनिक वर्ग के पास संपत्ति, इन्होंने बोला सैनिक वर्ग को कि ना तो उसके पास संपत्ति हो, ना वो किसी का पति हो। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सैनिक वर्ग जो हैं वो ना तो संपत्ति रखेगा, ना ही वो पत्नी रखेगा। ठीक है भाई, ये इन्होंने कहा कि अगर जो व्यक्ति सैनिक है, जैसे आप देखोगे बहुत सारी मूवी देखोगे, अभी कौन सी मूवी आई थी वो अक्षय कुमार वाली थी ना, कोई सैनिक की थी ना, हॉलीडे। हॉलीडे में एक लास्ट में सीन आता है ना, वो जब ट्रेन में बैठ करके जाते हैं सारे सैनिक, तो घर वाले बड़े रोते हैं, है ना, पत्नियां रोती है ना, तो उनका मन नहीं लगता। और उस बॉर्डर मूवी में भी देखो, वो बंदा, उसको टेंशन थी, पत्नी बीमार है उधर, इसलिए बार बार भाग कर आ रहा था बॉर्डर से। तो वो कहता है सैनिक वर्ग के पास पत्नी होनी नहीं चाहिए, पत्नी नहीं रहेगी तो बड़ा टेंशन फ्री रह करके देश की सेवा में बोलेगा मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, मर जाऊंगा, है ना, मर जाऊंगा या मार जाऊंगा। तो ऐसा ये मानते थे। ये सही भी है, नहीं होना चाहिए, पर लोग कहते थे भाई ऐसे तो फिर सैनिक ही बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको सांसारिक सुख से वंचित कर देंगे, उसका वंश कैसे बढ़ेगा, सैनिक का वंश कैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो इनकी आलोचना की जाती है, भाई सैनिक का वंश बढ़ाना चाहिए। चलो संपत्ति तो ठीक है, संपत्ति नहीं रखेगा, उसके घर वालों का संरक्षण राजा कर देगा, पर पत्नी नहीं रखेगा तो फिर तो दिक्कत रहेगी, उसका वंश कैसे बढ़ेगा, ये आलोचना करते हैं। दूसरी एक आलोचना जो बड़ी खतरनाक तरीके से होती है इनकी, ये स्त्रियों के साम्यवाद की बात करते थे। ये कहते थे मतलब स्त्रियों को मतलब ये कहते थे कि स्त्रियां जो रहनी चाहिए वो ऐसे नहीं रहनी चाहिए कि भाई किसी की पत्नी हो। उन्होंने कहा कि स्त्रियों में संतान पैदा कैसे होगी। वो कहते थे कि जो भी स्त्रियां हैं उनको अच्छे पुरुषों से, मतलब कि जो भौतिक रूप से फिजिकली स्ट्रांग हो और अच्छे गुण वाले व्यक्ति हो, उनसे समय समय अनुसार उनका आपस में संयोग करवाना चाहिए। मतलब कि वो आपस में संभोग करें और उनसे संतान उत्पन्न हो। तो संतान उत्पन्न हो तो उस संतान को ये ना बताएं कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, मतलब कि स्त्रियां उस संतान को पैदा करने के बाद में, थोड़ा सा पालन करने के बाद में छोड़ दें और उसका पालन राज्य करेगा। और ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्त्री के साथ में संभोग कर सकता है, बशर्ते कि उसको वो व्यक्ति मजबूत होना चाहिए, कि मतलब कि एक उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अच्छे बच्चे पैदा होंगे। इनका मानना था कि एक अच्छे शासक पैदा होंगे। तो बोलेंगे भाई ऐसे तो फिर लोगों ने इनकी बड़ी आलोचना करी कि ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी संसार में, लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि किसकी संतान कौन है। तो ये कहते थे कि भाई अगर क्या होगा, इनका फिलोसफी अच्छी थी। ये कहते थे कि अगर मान लो कि किसी को हम ये ना बताएं कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, और पिता को भी ना बताएं कि पिता माता को भी ना बताएं कि तुम्हारे बच्चे कौन हैं, तो उनका मोह उनके प्रति हट जाएगा
वो सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखेंगे, सभी के प्रति एक ही भाव रखेंगे, सभी बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो ऐसी ये काल्पनिक बातें करते थे, हकीकत में ये शायद संभव नहीं था, है ना। अपना होता है तो लोग अपने के लिए तो कर लेते, सभी के बच्चों को लोग शायद ना करें, पर ये चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। मतलब जैसे आदर्श राज्य की कल्पना गांधी जी करते थे, वैसे ये भी आदर्शवादी हो जाते थे कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मतलब यहाँ पर विचारों में भी आदर्शवादी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये स्त्रियों के मामले में इनकी बड़ी आलोचना होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी से भी संभोग करा दो और स्त्रियों को ऐसे ही छोड़ दो, तो उनका पालन पोषण की बस ये कहते हैं कि राजा करेगा, संसार बच्चों को भी पालेगा और स्त्रियों को पालेगा, सैनिक लड़ने जाएं और जो प्रोड्यूसर है वो उत्पादन करें। तो आलोचना भी होती है और इनका विजन अलग था। पर ठीक है भाई, आदर्श राज्य की कल्पना। अब देखो इनका आदर्श राज्य पूछा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम तो नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, हो भी जाएगा तो चलेगा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लाइक कर रहे हो तो शेयर भी किया करो यार, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, मतलब सदस्यता ले रहे हो, क्लास में रोज आ रहे हो तो शेयर भी किया करो। मतलब कहने का ये चाह रहा हूँ कि आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको बताएं कि ऐसी ऐसी क्लास चल रही, क्योंकि हम लोगों की सीमाएं हमें नहीं पता जबलपुर में कौन सी क्षेत्र कहाँ है। हमें तो कॉलेज का भी एड्रेस नहीं पता कि साउथ सिविल लाइन में भी कोई कॉलेज है, तो ये भी नहीं पता। अरे हाँ, एक बार गए थे यार, तो बता रहा हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगे, जो आपके दोस्त वगैरह ऐसे जरूरतमंद अभ्यर्थी उन तो यार आप शेयर कर सकते हो, एटलीस्ट आप अपने ग्रुपों में तो शेयर कर सकते हो। ऐसी चीज को मैंने रोज ग्रुप में डालता हूँ तो शेयर किया करो यार, अच्छा लगेगा कि कुछ अधिकारियों को ऐसे अभ्यर्थी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी पहल हो रही है। आपका प्रयास हो सकता है किसी का जीवन बना दे, और केवल इसलिए नहीं कि वो आपका केवल कंपटीटर पैदा हो जाएगा। कई लोगों के अंदर भावना हो सकती है कि मेरा कोई कंपटीटर नया पैदा हो जाएगा, मैं क्यों लाऊं। इसलिए भी लाइए कि आप उससे ये कर सके कि आप बेस्ट होगी, नहीं तो आप उससे ज्यादा मेहनत करें तो आप जीतोगे। और दूसरी बात ये है कि अगर वो क्लास में आकर रहेगा तो आप ही के समान युवा है, एनर्जी वाला है। आप देखिएगा ये हमारी जो उम्र है ना, ये बड़ी जोशीली उम्र रहती है। हम लोग अगर अच्छे कार्य में नहीं लगाएंगे तो उसको गलत कार्य में अपने आप चले जाएंगे। तो युवाओं को क्या हो जाता है, कई बार अगर हमें ऐसी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी तो हो सकता है किसी का कोई शब्द किसी का जीवन बदल दे। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो यूपीएससी एमपीपीएससी की क्लासेज है, केवल ये मत समझिए कि हमारी प्रीलिम्स के मेंस के लिए या फिर केवल नौकरी के लिए क्लास है। ये नौकरी से भी एक कदम आगे की क्लास है। इसमें आपके चरित्र का निर्माण हो रहा है, एथिक्स आपके चरित्र का निर्माण कराएगी, आपको सामान्य जीवन की बातों को बताया जा रहा है, व्यवहारिक जीवन को, तो आप सीखेंगे। इसलिए लाइए उनको कि ताकि वो अच्छे नागरिक बन सके, और अच्छे नागरिक बनेंगे तो क्राइम करने से बचेंगे, और क्राइम करने से बचेंगे तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं कल को वो हो सकता है आप ही के परिवार वालों के साथ कर दें तो वो ना करेंगे, बचेंगे। हो सकता है मान लो कोई व्यक्ति बलात्कारी बन जाए बाद में जाकर के, हो सकता है आप ही की किसी बहन बेटी के साथ में वो गलत कर दे। अगर हम उसको अच्छे रास्ते पर रखेंगे